नमस्कार मित्रों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे जो आपकी सोइल थी उसका कंपोजिशन पढ़ रहे थे, मृदा संगठन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका मृदा संगठन है उसको पाई चार्ट के आधार पर बताइए कि पाई चार्ट के आधार पर प्रदर्शित करो कि कितने % इसमें आपका खनिज मटेरियल होता है, कितना आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कितना वाटर होता है और कितना आपकी इसमें एयर होती है। पिछली वाले आपको वीडियो में वो तो समझ में आ गया कि आपको क्या बात याद रखनी थी, 10% और 5%। 10% कब होगा और 5% कब होगा? ठीक है, 10% तो कब था जब हम ठोस की बात करते थे, ठीक है, और 5% कब था आपका? 5% आपकी टोटल जो आपकी मृदा थी उसकी हम बात करते हैं। तो बिंदु वही चल रहा है हमारा इसमें, मृदा का संगठन। क्या चल रहा है? मृदा का संगठन चल रहा है। संगठन चल रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मृदा के आयतन को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो वही बात है, दोनों के आंसर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। देखो इधर और कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कि हमको ये तो पता है कि जो आपका 100% था, ठीक है, उसको यहाँ पर 45, ठीक है, और कितना था आपका उसके बाद में 5, ठीक है, उसके बाद में 25% और आपका 25%। तो 25 क्या था? यह आपकी वायु थी, यह आपका जल था, और यह आपका क्या था इसमें कार्बनिक पदार्थ था और एक खनिज पदार्थ था। तो अब क्या करना है कि इस पूरे को हमें 100 मानना है। तो आप जब मैथ में पढ़ते हैं 360 वाला तो नियम पढ़ते हैं कि 360 बराबर किसके मान लिया? आपके 100 के बराबर मानते हैं। तो उसी के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। तो आपको क्या करना है कि 45%, तो लगभग 45 में कितना हो सकता है लगभग बताइए इसमें? तो पहले इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, ये लीजिए आप, ठीक है। अब 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद देखिए इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। तो एक का इसका भी डबल कर लो आप, ये कर लिया, और कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। उसके बाद में इसके लगभग 10 पार्ट करने हैं, 10 अनुमान लगा लो आप। इस प्रकार भाई यहाँ पर आएगा तो इस प्रकार यहाँ पर कर लो, हो जाएगा इस प्रकार 10। तो 10 में से 9 पार्ट तो आपकी इस पर रहेगा, ठीक है, ये बन जाएगा 9 पार्ट, तो ये हो जाएगा, और बाकी का आपका 1 पार्ट ही है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद में व्यवस्थित करना है इसमें 45% है जो हाईएस्ट है इसमें। देखो परसेंटेज आपका रेट सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है, तो 45% ये आएगा इसमें। उसके बाद में 5% ये आएगा, और 25 आपका ये आएगा। तो 45% क्या था हमारा? 45% था आपका खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, ठीक है। 5% क्या था आपका? कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और लगभग यहाँ पर 25% क्या था आपका? 25% की आपका जल था, और 25% आपकी वायु था। तो इसको क्या करना है, इस आपके जो पाई चार्ट है इस पाई चार्ट में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा आप दो? 5%, यह आएगा आपका 5%। क्या है 5% बताओ इसमें? कार्बनिक पदार्थ है, ये आएंगे आपके कार्बनिक पदार्थ। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद में ये कितना आपका 45% है, तो ये कितना क्या रहेगा इसमें आपका? ये कार्बनिक था, तो रहेगा आपका खनिज पदार्थ। बताओ ये दोनों किसके थे? कार्बनिक पदार्थ किसके हैं? ये आपकी जो सॉलिड मटेरियल था, ये जो आपके ठोस पदार्थ थे उसके भाग हैं। कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ उसके भाग हैं। उसके बाद में 25 क्या रहेगी आपकी? 25% आपका वायु, और 25% आपका क्या रहेगा इसमें? जल। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नीचे अगर जैसे मान लीजिए कोई भी आपके डायग्राम आता है तो नीचे आप उसका नाम लिखा करो। आप जो भी डायग्राम है तो यहाँ पे लिखेंगे मृदा का आयतनात्मक संगठन, या आयतनात्मक लिख सकते हैं इसमें,
आयतनात्मक संगठन। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? छोटा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें? छोटा क्वेश्चन वही तरीका था, परंतु और भी देख लेते हैं इसमें। ये आपकी सॉलिड पार्ट था और आपकी किसमें रंध्रावकाश का पार्ट है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब हम एक एक की चर्चा करेंगे इसके बाद में कि खनिज पदार्थें के बारे में और पढ़ेंगे, किस प्रकार खनिज पदार्थ का मृदा में निर्माण होता है, ठीक है, कौन सी जो मृदा होगी उसमें आपका अधिक पाया जाएगा। उसके बाद में कार्बनिक पदार्थ किस प्रकार मृदा में इसका निर्माण होता है और किस रूप में ये पाया जाता है, और आपका जल और वायु के बारे में देखते हैं। तो एक बात तो फिक्स है कि जो आपकी मृदा है उस मृदा में कौन सी पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है? बताओ रे, कौन सी की अधिक पाई जाती है? मृदा में जो आपका खनिज पदार्थ होता है उस खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। पहला देखिए आप, खनिज पदार्थ, बोलो साथ में परसेंटेज याद होना चाहिए, कितना था परसेंटेज, कितना था ये? 45%। 45% तो किसका था? 45% तो किसका था? 45% टोटल मृदा का है। परंतु अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ठोस की बात करता हूँ तो ठोस का कितना आएगा आपका? 90% आएगा। तो एक बात तुम ये लिखेंगे कि जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ जो हमारी कुल मृदा होती हैं, कुल मृदा कितना होता है? 45% है। कितना होता है? 45% होता है। अगर हम ठोस भाग की बात करें कि ठोस भाग का लगभग कितना होता है? 90% आपका खनिज पदार्थ पाया जाता है। और खनिज पदार्थ का जो गुण है, खनिज पदार्थ के गुण किस प्रकार होंगे? देखो इधर इसमें कि जैसे एक वंशानुगति के अनुसार हम समझते हैं कि वंशानुगति की कहने का मतलब ये है, आप वंशानुगति का मतलब क्या समझते हैं कि आपके लक्षण आपके जो पुत्र, आपकी संतति है उसमें क्या करते हैं? गमन करते हैं, ठीक है, या आपके दादा जो आपके परदादा होते हैं, ठीक है, जो आपकी माता पिता होते हैं, उनके लक्षण आप में आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका निर्माण, आपका निर्माण आपके दादा दादी बात करते हैं, आपके माता पिता से हुआ है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि खनिज पदार्थों के गुण किन पर निर्भर करेंगे? खनिज पदार्थों के गुण करेंगे उसकी पैतृक पदार्थ पे। पैतृक पदार्थ में क्या करते हैं? निर्भर करते हैं साहब। आई बात समझ कि पैतृक पदार्थ में जो गुण होंगे वो किस में पाए जाएंगे? आपके खनिज पदार्थ में पाए जाएंगे। आई बात समझ? जिससे मान लीजिए ये आपकी कोई चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान में मान लीजिए कि अगर हम देखें कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है, ठीक है, और जब इस चट्टान का क्या होगा? अपघटन होगा या अपक्षय होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार आपकी क्या बन गई? इसमें छोटी चट्टान बन गई, यानी कहने का मतलब लास्ट में क्या बन गई? हमारी यहाँ पे मृदा बन गई। यही बात समझें? जब मृदा बनी तो इस मृदा में भी कौन सी पदार्थ की मात्रा अधिक होगी? एल्यूमिनियम पदार्थों की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर पैतृक पदार्थों में जिस खनिजों की मात्रा अधिक होगी तो उसी प्रकार जो आपकी मृदा में क्या होगी? उस खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात दिखना कि ठोस पदार्थ का खनिज 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। यदि मान लीजिए ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी है? 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है। तो बताइए खनिज पदार्थ कितना होगा? तो आपको क्या करना है? इस 40 का 45% निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 40 और आपका ये 45 और नीचे क्या आएगा आपका 100। तो कितना आएगा? इसको हल कर लो आप। तो यहाँ पर आएगा, इसको काट लिया तो यहाँ पर आपकी 0 कट जाएगी। उसके बाद 2 से काटा तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना आ गया? 5 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। कितना आएगा आपका? 18 आएगा। कितना आएगा इसमें? कितना? 9 18 जाएगा इसमें। अगर 5 से काटेंगे इसको और यहाँ पे 4 हैं, अगर इसका 45% कितना आएगा? इसका 18 आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या?
ये तो 45, परंतु हम देश के नौजवान बात करें इसके 90% की बात करूँ मैं, ये नियम तो कब लगेगा इसमें, वो तो पूरी वाली मृदा में लगेगा। यहाँ पे मैंने बोला कि इसका 45% निकालना है कि हमें कितना निकालना है इसमें, सो 90% निकालना, 45 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अगर इसका 90% निकालते हैं, देखो इसमें कितना हो जाएगा, अगर 40 मानते हैं, 40 का 90% कितना होगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 9 पंजे 45 आएगा, कितना आएगा आपका 45 होगा, सो 36 होगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका 36। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि जो आपकी मृदा होती हैं उस मृदा में जैसे आपके कंकड़ पत्थर हैं, जैसे बात करें तो देखो इसमें किस किस प्रकार की हो सकती है, तो कंकड़ पत्थर भी होते हैं इसमें, ठीक है, ये आपके कंकड़ पत्थर हैं। उसके बाद में आपकी बालू, तो ये भाई बालू, और यहाँ पर आपकी मृत्तिका, तो ये रहेगी आपकी मृत्तिका, और सिल्ट, ये बात करते हैं किसमें पाई जाती है आपकी, ये इस प्रकार की आपकी मृदाएं हो सकती है जिनमें इसकी प्रधानता होती है। कौन कौन सी, यहाँ पर कंकड़ हो सकता है, पत्थर है, बालू है, मृत्तिका व सिल्ट की इसमें प्रधानता हो सकती है। तो ध्यान रखना कि जो बालू और जो सिल्ट होती है, बालू और जो आपकी सिल्ट प्रकार की जो मृत्तिका है, उस मृत्तिका में जो आपकी एक तो फेल्सपार, कौन सा होता है आपका फेल्सपार, और एक पाया जाएगा, उसके बाद में आपका एक क्वार्टज खनिज एक और होता है। इसके अलावा इसमें जो 2 खनिज होती है उसकी प्रधानता होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी मृदा है किस प्रकार की है, बालू और सिल्ट प्रकार की है, तो उस मृदा में प्राथमिक प्रकार की खनिजों की प्रधानता होगी। फेल्सपार और क्वार्टज प्रकार की खनिजों क्या होती है उसमें प्रधानता पाई जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? जबकि जो आपकी द्वितीयक प्रकार की जो खनिज हैं, द्वितीयक प्रकार की खनिजों की प्रधानता आपकी मृत्तिका प्रकार की, मृत्तिका हो जाएगी इसकी, या आपकी पत्थर हैं, इसमें क्या हो जाएगी, प्रधानता पाई जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इस मृत्तिका की बात करें कि जो आपका खनिज पदार्थ है, इस खनिज पदार्थ की भी 90%, इस खनिज पदार्थ के भी 90% क्या होते हैं, इस खनिज पदार्थ में 90% पाया जाता है आपका मृत्तिका, ठीक है भाई। ऐसे सीधी सी बात है कि इन खनिज पदार्थों में 90% में कौन सी खनिज हो सकते हैं, समझिए कहने का मतलब है कि अधिक कौन सी खनिजों की यहाँ पे प्रधानता होगी। तो यहाँ पे देखिए मृत्तिका प्रकार का खनिज, उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम, और आपका एल्यूमिनियम है, और आपका Fe है, और आपका एक ऑक्सीजन, इनकी बात करते हैं। समझिए कुछ इसमें कि अगर ये कोई खनिज पदार्थ है, ये मान लीजिए 45 किलोग्राम आपका कोई खनिज पदार्थ है, तो उसमें ज़्यादा पाए जाने की संभावना कौन सी खनिज की होगी, इसमें आपकी मृत्तिका प्रकार की खनिज की, एल्यूमिनियम और आपका Fe और ऑक्सीजन पाए जाने की संभावना वहाँ पे अधिक होगी। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, ठीक है। अब देखते हैं शॉर्ट किस प्रकार, वापस एक ले लेते हैं इसको कि खनिज पदार्थ ठोस पदार्थ का 90% होता है। कितना होता है, 90% होता है। जबकि मृदा का 45% पाया जाता है, जबकि मृदा का 45% पाया जाता है, और इनके गुण पैतृक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इनके गुण पैतृक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, और प्राथमिक प्रकार की खनिजों की प्रधानता सिल्ट व आपकी बालू मृत्तिका में, बालू में अधिक पाई जाती है, बालू मृदा में अधिक पाई जाती है। जबकि द्वितीयक प्रकार की खनिजों की प्रधानता आपकी मृत्तिका में अधिक पाई जाती है। और आपकी 90% खनिज कौन कौन सी पाए जाने की संभावना होती है, आपकी मृत्तिका है, एल्यूमिनियम है, Fe और ऑक्सीजन पाए जाने की संभावना होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ये खनिज के बारे में हमें लिखना है। आगे देखो उसके बाद में अब कौन सा आता है कि आपका कार्बनिक पदार्थ, कौन से आते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ पे आएगा आपका दूसरा कार्बनिक पदार्थ। बोलो कितना था कार्बनिक पदार्थ टोटल सॉइल का, 5%। कितना था, 5% था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। जबकि ठोस का कितना था, ठोस का 10% था,
कितना था, ठोस का 10% है और टोटल जो आपकी मृदा उसका कितना है 5% है। तो इस मृदा में ये कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आते हैं, मृदा में कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आते हैं। देखो इसमें कि जब हम पेड़ पौधे होते हैं या उनके जो अवशेष होते हैं, उनकी टहनियाँ होती है, जो आपकी मृत सूक्ष्म जीव होते हैं या जीव जंतु के जो मृत पदार्थ होते हैं, उनका जब क्या होता है अपघटन होता है, अपचय होता है, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आई बात समझ में। लगभग टोटल मृदा का 5% क्या होते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने से कौन सी मृदा को लाभ होते हैं, ये बात करते हैं फसल में कौन से लाभ होते हैं। तो जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उपयुक्त मात्रा होती है तो यहाँ पर देखें कौन कौन से जल, एक तो कह रहे इसमें उसमें जैसे आमले यहाँ पे ये आपकी मृदा रहेगी, ठीक है। इस मृदा में अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर्याप्त है, तो मृदा क्या होती है, इस प्रकार फूल जाती है। क्या होती है, फूल जाती है। यानी कहने का मतलब इसमें रंध्र या जो अवकाश से बीच में बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे आपके कि वातन क्या हो जाएगा, इसमें वातन अच्छा हो जाएगा, यानी वायु का आवागमन ये बात करते हैं, रिक्त स्थान की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में पोषक तत्व की मात्रा में भी वृद्धि होती है। कब होती है, जब आपकी मृदा में खनिज उसकी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, यानी वातन अच्छा होता है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और पोषक तत्वों की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अभी देखना है कि ये पोषक तत्व जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो इस मृदा में किस रूप में पाए जाते हैं। तो ये मृदा में पाए जाते हैं आंशिक विघटन के रूप में। किस पाए जाते हैं, आंशिक विघटन के रूप में आपकी मृदा में पाए जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आंशिक विघटन के रूप में आपकी मृदा में उपस्थित होते हैं। पूर्ण विघटन नहीं होता है, पूर्ण विघटन नहीं होता है, कुछ आंशिक विघटन के रूप में आपकी मृदा में उपस्थित होते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें क्या लिखेंगे कि कार्बनिक पदार्थ मृदा में 5% पाए जाते हैं और इनके ये मृदा में जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अवशिष्ट पदार्थ उनसे उसमें मृदा में उपस्थित होते हैं और ये इनसे मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है और वातन में क्या होती है, सुधार होता है। और ये मृदा में आंशिक विघटन के रूप में पाए जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आगे कौन सा बिंदु था हमारा, जल और क्या बच रहा है आपका, एक वायु बच रहा है। तो जल और वायु को और देख लेते हैं। दूसरा कौन सा था आपका इसमें, तीसरा दो भी है, तो कौन सा तीसरा, तो यहाँ पर तीसरा आपका जल। ठीक है, कितना था 25%, कितना था आपका 25% था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका मृदा होती है, मृदा के अंदर कितना होता है 25% जल पाया जाता है। अगर आपकी मृदा में उपयुक्त प्रकार का जल है, तो क्या होगी, पादप वृद्धि अच्छी होती है। ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाली सतह में क्या हो जाएगी, जल की मात्रा अधिक होगी तो पादप की जड़ों में वृद्धि होगी, उत्पादकता में क्या होगी, हमें वृद्धि प्राप्त होगी। और कोई दिक्कत इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार। इसमें कितना है, ये 25% है। उदाहरण की बात करें कि मान लीजिए मृदा हमारी कितना है, 200 किलोग्राम है। कितनी है, 200 किलोग्राम है। तो बताओ इसमें कितने परसेंट, या बात करते हैं कितना पानी होगा, तो हमें क्या करना है, 200 का 25% निकालना है। तो क्या करेंगे, आपका 200 का 25% निकालना है। तो यहाँ पे कितना कट जाएगा और कितना आएगा आपका 50। तो हम कहेंगे कि अगर आपकी मृदा 200 किलोग्राम है, कितनी है, 200 किलोग्राम है, तो उसमें क्या होगा आपका 50 kg क्या होगा, उसमें पानी होगा।
कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में अब एक बात करते हैं, अगली है चौथी आपकी वायु। इसकी बात करते हैं, वायु की बात करते हैं। तो वायु कितनी थी आपकी? 25% है, ठीक है। तो वायु की हम बात करें कि ये 25% पाई जाती है। वही अगर 200 किलोग्राम है तो आपकी कितनी हो जाएगी? अगर निकालेंगे तो 50 किलोग्राम आपकी वायु होगी। उसके बाद में कि जब वायु से क्या होगा कि जब पर्याप्त मात्रा में वायु होगी तो पादप की वृद्धि अच्छी होगी, जड़ों का विकास क्या होगा? जड़ों का विकास होगा। और जब जड़ों का विकास होगा तो पादपों को क्या मिलेगा? यांत्रिक सहारा मिलेगा। यांत्रिक सहारा मिलेगा तो पादप लंबे समय तक उपस्थित यानी खड़ा रहेगा और क्या होगा? आपकी पोषक तत्व में वृद्धि होगी। दूसरी बात देखिए हम कि जब जड़ें आपकी जैसे भूमि है, इस भूमि में क्या करती है? वृद्धि करती हैं। तो वृद्धि करती है तो क्या करती है? श्वसन करती है। और श्वसन में यहाँ पर देखिए, श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कौन सी गैस बाहर निकालती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो आपकी मृदा है उस मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। तो मृदा में ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% पाई जाती है। कितनी होती है? 0.3% पाई जाती हैं। जबकि हम सामान्य वायुमंडल की बात करते हैं तो कितनी होती हैं? सामान्य वायुमंडल में कहलाएगी आपकी 0.03% पाई जाती हैं, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, क्वेश्चन मोस्ट ध्यान रखना। ये किस प्रकार मोस्ट है? ये शायद आपकी पिछली बार कुछ एग्जाम जेट में ही बना हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि मृदा में, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, देखो इधर मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वहाँ पर आएगा आपका 0.3%। कितनी होती है? 0.3% होती है, ठीक है। जबकि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है 0.03%। ये ध्यान रखना, ये बार बार आपकी समस्या करता है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, क्योंकि पिछले जो 9th क्लास होती है, 10th होती है, उनमें क्या करते हैं 0.03% पढ़ते हुए रटा हुआ है कि CO2 की मात्रा कितनी होती है, परंतु ये नहीं देखते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वायुमंडल पूछता है तो कितना आएगा आपका? 0.03% आएगा, ठीक है। और अगर मृदा की बात करता है कि मृदा में कितना, तो वहाँ पर आएगा आपका 0.03% आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि अगर मृदा में नीचे की तरफ जाते हैं, इस प्रकार नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। परंतु ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती है? यहाँ पे इसकी मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती है, ठीक है। और जबकि O2 की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम क्या करते हैं मृदा में नीचे की तरफ जाते हैं, तो CO2 की मात्रा में क्या होती है? CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है और O2 की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ये हमारा मृदा का संगठन था और लगभग हमारे कितने बिंदु खनिज पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ थे और आपके जल थे और वायु थे। तो मोस्ट तो कौन सा आपका? ये जेट वाले आपके क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले चार्ट बताया था, उस चार्ट भी आपकी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जो भी हैं आगे वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है।